चैप्टर नंबर 17 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, फाइनेंस क्या होता है और एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में कवर किया है। और इस चैप्टर में हम फाइनेंस को मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है या फाइनेंस को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये जानेंगे। चैप्टर का नाम भी यही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले थोड़ा सा हम जान लें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट असल में होता क्या है। हर बिजनेस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लोन और दूसरी सोर्सेज से वो बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेते रहते हैं, यही फाइनेंस है। अब इस फाइनेंस को यानी इस पैसे को उधार कब लेना है, कैसे लेना है, किन किन चीज़ों पर पैसे को खर्च करना है, यानी एक एस्टिमेशन करना होता है कि हमें आने वाले समय में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो इनपुट हो या रॉ मटेरियल हो, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़नी है और कहाँ कहाँ से हमें इस पैसे को लेना है, ये सारा एस्टिमेशन करना, ये सारा जो है अंदाज़ा लगाना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द wealth of shareholders. The other important objectives of financial management are, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला मकसद है या हम ये कहें कि सबसे बड़ा जो मकसद है वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करना है। यानी जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है, चाहे वो पार्टनर्स ही क्यों नहीं है, उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करना, यानी उनके, अगर हम एक तरह से देखें तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसके जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न्स टू द ओनर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी मालिक हैं, ओनर्स जो हैं, उनके लगाए हुए पैसे का मैक्सिमम रिटर्न यानी प्रॉफिट उन्हें वापस करना। दूसरा है टू इंश्योर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। सफिशिएंट फंड्स यानी जो पैसा है, जिस पैसे की ज़रूरत है बिज़नेस को चलाने के लिए, वो समय समय पर मिलता रहे और कंटिन्यूसली वो पैसा मिलता रहे, इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, यानी उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाते हैं, उससे मिलने वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। और चौथा पॉइंट है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, यानी जो फंड्स हमने लिए हैं, यानी जो लोन के तौर पर पैसा लिया है या जो फाइनेंस के तौर पर पैसा लिया है, उसको सेफ रखना जब तक उसे यूज़ ना किया जाए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा अगला पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिसाइडिंग अबाउट एंड डूइंग थिंग्स इन अ पर्पसफुल मैनर। व्हेन दिस अप्रोच इज अप्लाइड एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंशियल मैटर, it is termed as financial planning. In connection with any business enterprise, it refers to the process of estimating a firm's financial requirements and determining pattern of financing. It provides determining the objectives, policies, procedures and programs to deal with financial activities. Thus, financial planning involves आने वाले समय में किसी भी काम करने के लिए जब हम चीज़ों को सिस्टमेटिक मैनर में डिसाइड करते हैं कि हमें किस समय किस वक्त पर कौन सा काम करना है, इसे प्लानिंग कहा जाता है। जब यही अप्रोच फाइनेंशियल मैटर्स में अप्लाई की जाती है तो इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के कई कारण हैं, कई वजह हैं जिनकी वजह से या जिनके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एस्टिमेट करना कि आने वाले समय में हमारी फर्म को या कंपनी को कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये डिटरमाइन, ये तय करना कि वो फाइनेंस किन किन सोर्सेज से हमें लेना है, कब कब कितना पैसा लेना है, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हैं या ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड होने वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड। सबसे पहले ये एस्टिमेट करना कि कितना कैपिटल यानी कितना पैसा रेज किया जाना है यानी उधार लिया जाना है।
दूसरा पॉइंट है डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। उसके बाद फाइनेंसिंग के पैटर्न को डिटरमाइन करना। इसका मतलब ये है कि किस किस समय पर कितना कितना पैसा और किन किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज करना है यानी लेना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तीसरे नंबर पर पॉलिसी फॉर्म करना कि पैसा लेने के बाद उस पैसे को क्योंकि वो पैसा जो कैपिटल एज अ रिसोर्स है हमारे लिए, उसे एलोकेट कहाँ करना है ताकि हम उसको इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकें, उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अर्न कर सकें। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स यानी मकसद क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं, इन्हें कुछ पॉइंट्स की मदद से हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें टू एसरटेन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन अ गिवन पीरियड। पहला उद्देश्य है ये तय करना, ये निश्चित करना कि आने वाले समय में कितने फिक्स्ड और कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू वेरियस सोर्सेज यूजिंग अ जुडिशियस डेब्ट इक्विटी मिक्स। उसके बाद दूसरा उद्देश्य ये है ये तय करना कि जो लिया जाने वाला पैसा है वो एक उधार के तौर पर होगा, उसको जुडिशियस वे में लेना ताकि, क्योंकि वो पैसा चुकाया भी जाना है और उस पर एक अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर पे भी करना है, तो ये सारी चीज़ें तय करना कि किस सोर्स से पैसा लेने पर कम से कम बोझ पड़ेगा कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का। तीसरा पॉइंट है इसमें सी पॉइंट टू इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट इज रेज्ड ऑन टाइम एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तीसरे नंबर पर यह तय करना कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में तो उस समय वो पैसा मिल जाए, इसके लिए इंतज़ाम पहले से करना है और उसकी कॉस्ट जो है यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम पड़े या कम से कम झेलना पड़े। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसे कहा जाता है? तो फिक्स्ड कैपिटल रिप्रेजेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर मीटिंग द परमानेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस। इट इज primarily used for acquiring the fixed asset like land and buildings, plant and machinery, office equipments, furniture and fixtures, etc. Fixed capital is acquired not only while establishing a new enterprise but also for meeting expansion requirement in the existing enterprise. वो चीज़ें जो बिज़नेस में लंबे समय तक एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए लिए जाने वाला पैसा या उनके लिए लिए जाने वाला कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। इस कैटेगरी में आने वाली जो चीज़ें हैं यानी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस में रखी हुई इक्विपमेंट्स जैसे फर्नीचर हो गया और ऐसी चीज़ें जो परमानेंटली या हमेशा के लिए लाकर रखी जाती हैं या फिर लंबे समय के लिए होती हैं। वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पर जो लगाया गया पैसा होता है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। फिक्स्ड कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त ही फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़े। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिज़नेस को एक्सटेंशन देते हैं, बढ़ाते हैं। जब हमारा बिज़नेस तरक्की करता है तो पुरानी की जगह नई मशीनरी लाते हैं या एक की जगह एक से ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही है तो बिज़नेस चलते हुए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड यानी फैलाने के लिए भी हमें कई बार इस तरह के कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं और दूसरा पॉइंट लेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड्स इन करंट एसेट लाइक डेब्टर्स, स्टॉक्स इन ट्रेड एंड कैश रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, पेइंग वेजेस, salaries to its workforce and clearing dues of its creditors. It is also known as circulatory capital. तो वर्किंग कैपिटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला पैसा होता है। इसमें आप स्टॉक्स या रॉ मटेरियल का एग्जांपल ले सकते हैं या रोज़ाना के जो छोटे मोटे डेब्टर्स हैं जिनका कर्जा चुकाना है उसे पे करने के लिए इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा डे टू डे एक्सपेंसेस रोज़ाना के ख़र्चों के लिए
जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो इस श्रेणी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। इसको हम यानी वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटरी कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि ये रनिंग कैपिटल है, ये फिक्स से हटकर यानी उसके अपोजिट है। ये हमेशा चलते रहने वाली चीज़ है, जो छोटे मोटे खर्चे आए दिन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं, इसके निपटारे के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगला हमारा पॉइंट है डिविडेंड्स। A substantial part of it is retained for meeting companies' future financial needs. The amount of profit so returned is called retained earning, and the amount profit distributed to the shareholders is called the dividend. तो डिविडेंड किसे कहा जाता है? आमतौर पर एक बिजनेस के अंदर मालिक जो ओनर्स होते हैं उसके अलावा भी कई लोगों का पैसा लगा होता है, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स को एक निश्चित समय के बाद कंपनी ने गुजरे हुए वक्त में जितना प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। इस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, यानी वो कौन से कारक हैं जो ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाना है। तो इसमें पहला पॉइंट है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स को समझना। वाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड, द मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट the financial needs for normal growth of its business, the expansion activities, the payment of long term debt etc. यानी डिविडेंड कितना दिया जाना है डिसाइड करने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का जिनका काम है, यानी जो मैनेजमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये देखता है कि आने वाले समय में कंपनी की अपनी कितनी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादातर प्रॉफिट को डिविडेंड में बांटने के बाद कंपनी के पास खुद के लिए पैसा ना बचे। दूसरा जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। एट टाइम्स अ कंपनी may have high profit but not much cash. In such a situation it may not declare high rate of dividends. लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इसमें ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हाई प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी इन कैश कंपनी के पास या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास इन कैश यानी कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर जो पैसा देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर वो बहुत ज़्यादा होगा। और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट यानी लिक्विड में पैसा इतना होगा नहीं कंपनी के पास कि वो उनका जो डिविडेंड है, जिस हाई रेट पर उन्होंने डिविडेंड डिसाइड किया, वो चुका सकें। तीसरा पॉइंट है एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट। द कंपनी विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड टाइमली पेमेंट ऑफ डेब्ट हैज़ बेटर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, यानी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देती है और अपनी जिन इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस उसने लिया है उनको अपने डेब्ट का रीपेमेंट सही समय पर करती है, यानी अपनी एक रेपुटेशन बनाकर रखती है, उस कंपनी की कैपिटल मार्केट में एक्सेस अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल मार्केट है, जहाँ से पैसा लिया जाता है, चाहे बैंक्स हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आसानी से उनको फ्यूचर में भी पैसा दे देते हैं। चौथे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। व्हेन अ कंपनी हैज़ adequate profitable investment opportunities and growth prospects, it may prefer in a better way in long run. तो वो कंपनी जो अपने इन्वेस्टर्स को यानी शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट देती है डिविडेंड के तौर पर, वो आने वाले समय में यानी भविष्य में ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, और समय पर जब उन्हें ऐसी कंपनीज़ को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो शेयर्स के ज़रिए अच्छा खासा फंड्स अर्न कर सकते हैं, यानी फाइनेंस जुटा सकते हैं।